1997 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल को खत्म करते हुए नए चुनावों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही जयप्रकाश नारायण को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल था और जयप्रकाश नारायण की रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ आ रही थी। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ एक रैली करने कोलकाता आते हैं, लेकिन एक 22 साल की सामान्य से दिखने वाली लड़की ने अचानक से जयप्रकाश नारायण के काफिले को रास्ते में ही रोक लिया और विरोध करते हुए उनकी कार के सामने सड़क पर लेट जाती है। इस लड़की का नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के पिता परमलेश्वर कांग्रेस के समर्थक थे और बंगाल की लोकल कांग्रेस अक्सर अपनी बैठकों के लिए परमलेश्वर के ऑफिस का इस्तेमाल भी किया करती थी। ममता के पिता परमलेश्वर बनर्जी सरकारी ठेकेदार थे और कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे, लेकिन 42 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। ममता के पिता को गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या थी। दूसरी तरफ ममता की मां अक्सर बीमार रहती थी, जिसके कारण घर का सारा काम ममता को ही संभालना पड़ता था। ममता सुबह 3:30 बजे से उठकर रात्रि के लंबे समय तक दिन भर अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के जीविकोपार्जन में भी हाथ बटाती थी। 1970 के स्कूल में बाहर पास पढ़ाई करने के बाद वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना शुरू करती हैं और उस समय कम्युनिस्ट छात्र संगठन का दबदबा हुआ करता था उनके कॉलेज में। ममता के कॉलेज में कांग्रेस के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच तक नहीं थी, लेकिन ममता ने अपने दम पर पहली बार कांग्रेस की शाखा खोली, कांग्रेस की ब्रांच खोली और भाषण देने में माहिर थी ममता बनर्जी। उनको अपने कॉलेज के अलावा दूसरे कॉलेजेस में भी भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। इसके साथ साथ वो ट्यूशन और एक दूध की फैक्ट्री में भी, मिल्क डिपो में भी काम किया करती थी, जिससे परिवार का जीविकोपार्जन हुआ। अपने जोरदार भाषणों के कारण ही बंगाल कांग्रेस के नेताओं का ध्यान ममता बनर्जी की तरफ जाता है। उस समय मोरारजी देसाई कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे या देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ईश्वर की शपथ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए ली। जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कलकत्ता पहुंचते हैं तो ममता बनर्जी ने जयप्रकाश नारायण की तरह ही उनकी भी यात्रा का विरोध किया और मोरारजी देसाई की कार के पास पहुंचकर काले झंडे दिखाए। ऐसे ही सुब्रत मुखर्जी की लीडरशिप में 1978 में 1983 के बीच कांग्रेस के छात्र परिषद ने कई बड़े प्रदर्शन किए, जिनमें ममता बनर्जी ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ममता के हाइपर एक्टिव होने के कारण 1978 से 83 के बीच बंगाल कांग्रेस में ममता का कद लगातार बढ़ता चला गया। इधर 1984 में देश में दोबारा लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाती है। इन्हीं दिनों कांग्रेस को बंगाल की जादवपुर सीट से एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो सीपीआईएम के बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ सके। जादवपुर सीट सीपीआईएम का गढ़ थी और कांग्रेस का कोई भी नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच ममता बनर्जी का नाम आगे किया जाता है और ममता बनर्जी के नाम पर सहमति बन जाती है। यह ममता बनर्जी के लिए पहला बड़ा चुनाव था। ममता के भाषणों से उनके और जनता के बीच एक कनेक्ट बन जाया करता था। इस चुनाव में ममता ने अपने प्रचार में अपनी पूरी जान झोंक दी, यहाँ तक कि वह अपने पोस्टर खुद से बनाया करती थी। इसी बीच सीपीआईएम के नेता सोमनाथ चटर्जी नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पहली बार ममता बनर्जी से मिलते हैं। इसी दौरान ममता बनर्जी सोमनाथ चटर्जी के पैर छूने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं, लेकिन चटर्जी उनको रोक देते हैं और इस बात में कुछ असामान्य नहीं था। भाई चटर्जी जी उनको पैर छूने से रोक देते, लेकिन ममता ने इसको एक इशू बना दिया, एक विवाद खड़ा कर दिया कि ममता जी को पैर छूने से रोका गया है, इससे ममता का अपमान हुआ। इसे एक घटना ने दर्शा दिया कि ममता के अंदर राजनीति कितनी कूट कूट कर भरी हुई है। उन्हें पता है कि कब क्या करना है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम और सोमनाथ चटर्जी ने ममता को सीरियसली नहीं लिया। वो मान कर बैठे थे कि जादवपुर सीट तो उनकी अपनी है, वहाँ उनकी जीत होने जा रही है। लेकिन 29 साल की लड़की ममता ने सोमनाथ चटर्जी जैसे बड़े नेता को पहली बार में ही 19,660 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। सांसद बनने के बाद ममता अपनी पीएचडी की डिग्री के कारण विवादों में आ गई। ममता ने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया से पीएचडी की पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी की तरफ से ममता को 1982 में पीएचडी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया था और वादा किया गया था कि $500 जमा करने के बाद उन्हें ओरिजिनल डिग्री भी भेज दी जाएगी। लेकिन ममता के सांसद बनने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन ने जानकारी दी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया नाम की तो कोई यूनिवर्सिटी अमेरिका में है ही नहीं। बाद में पता चला कि किसी ने ममता के साथ पीएचडी के नाम पर फ्रॉड किया था, उनसे पैसे ठगे थे। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी एक बार फिर से जादवपुर सीट से चुनाव में उतरती है, लेकिन इस बार सीपीआईएम की तरफ से मालिनी भट्टाचार्य ममता बनर्जी को 30,900 वोटों के आसपास के वोटों से हरा देती। हालांकि ममता ने सड़क पर लड़ने का रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए ममता बनर्जी सीपीआईएम के निशाने पर रहती। 1990 के सीपीआईएम की लीडरशिप वाली लेफ्ट फ्रंट की सरकार को पश्चिम बंगाल में 13 साल हो चुके थे। इन 13 सालों में कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने बंगाल में कांग्रेस की लीडरशिप वाले अपोजिशन को बिल्कुल लगभग खत्म कर दिया था।
लेकिन लेफ्ट फ्रंट ममता बनर्जी को किनारे नहीं कर पा रहा। इसी बीच अगस्त 1990 में कोलकाता में पुलिस की फायरिंग में 3 लोग मारे जाते हैं। इस हिंसा के खिलाफ 16 अगस्त 1990 को एक बंद बुलाया जाता है, जिसे साउथ कोलकाता में हाजरा में ममता बनर्जी लीड कर रही थी। लेकिन इसी बीच सत्ता पर काबिज लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों, लोहे के रॉड्स से हमला कर दिया। ममता के सिर पर भी चोट लगी, उन्हें खून बहने लगा, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। ममता की हालत देखकर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां एक स्कैन में पता चला कि ममता की खोपड़ी में एक सीरियस फ्रैक्चर हुआ है। ममता की हालत इतनी सीरियस थी कि उनके साथियों को लग रहा था कि शायद वो अब जिंदा ना बचे। हालांकि इस हमले में ममता बच जाती हैं, लेकिन उन्हें पूरे 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटी ममता बनर्जी की तस्वीर बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार की हिंसा का प्रतीक बन जाती है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी को पूरे बंगाल में घर घर में पहचाना जाने लगता है। ममता के इलाज का पूरा खर्चा राजीव गांधी ने उठाया। इसके साथ ही राजीव गांधी ने ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं की मर्जी के खिलाफ जाकर पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। हालांकि 21 मई 1991 के दिन तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हुई। 1991 के इस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को जादवपुर सीट की जगह साउथ कोलकाता सीट से खड़ा किया जाता है, जहां उनका मुकाबला सीपीआईएम के नेता विप्लव दास गुप्ता से था। इस चुनाव में ममता बनर्जी 93,663 वोटों से जीतती हैं। इस बार ममता बनर्जी को नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में सेंट्रल मिनिस्टर का भी पद दिया जाता है। ममता बनर्जी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के कैबिनेट राज्य मंत्री बना दिया जाता है। और इधर ममता बनर्जी के बढ़ते ग्राफ के कारण पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेताओं से उनकी खटपट बढ़ती चली जाती है। और यही मनमुटाव पहली बार सामने आता है 1992 में बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद का जब चुनाव हो रहा था। हिंदुस्तान कॉपर गेस्ट हाउस में एक बैठक बुलाई गई कांग्रेस के द्वारा। इस बैठक में ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी के बीच में झगड़ा हो जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति बने बाद में प्रणब मुखर्जी। इस झगड़े के बाद ममता बनर्जी खुद ही बंगाल अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर जाती है और इस तरह ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी के बीच का ये विवाद बढ़ जाता है। हालांकि ममता टक्कर तो कड़ी देती हैं, लेकिन ये चुनाव जीत नहीं पाती। इधर ममता बनर्जी का कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार से भी मोह भंग होता जा रहा था। जनवरी 1993 में ममता बनर्जी एक बहरी और गूंगी लड़की के रेप के मामले में बंगाल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ज्योति बसु की ऑफिस के सामने धरने पर बैठ जाती है और यहां से एक बार फिर उनका नाम सुर्खियों में आ जाता है। हालांकि ममता बनर्जी को आधी रात में गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर छोड़ भी दिया जाता है थोड़ी देर बाद। लेकिन यहाँ से ममता को लगने लगा कि उनकी खुद की कांग्रेस पार्टी के लोकल नेता शायद लेफ्ट फ्रंट से लड़ना नहीं चाहते। ममता ने आरोप लगाया कि लेफ्ट सरकार के खिलाफ लड़ने वाले कई लोगों का नाम कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं है और कांग्रेस की तरफ से कुछ अपराधियों को भी टिकट दे दिया गया। ममता के विद्रोह को देखकर कांग्रेस की टीम लीडरशिप में ममता को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन 36 घंटे बाद उन्हीं लोगों का नाम कांग्रेस की लिस्ट में होता है जिनका ममता बनर्जी विरोध करती आ रही थी। इस पर ममता ने गुस्से में खुद को मारने की धमकी तक दे डाली। ममता की धमकी के कुछ घंटे बाद एक कैंडिडेट का नाम कांग्रेस से लिस्ट से हटा दिया गया। 1996 में ममता बनर्जी को कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी के घर बाहर घंटों खड़ा रहने पड़ा। उन्हें लंबा इंतजार कराया गया। इस बात पर यह कहा जाता है कि ममता बनर्जी की प्रणब मुखर्जी की जो तलखी थी उस वजह से ही ऐसा किया गया। कांग्रेस पार्टी पहली बार गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व के बिना अब चुनाव में उतरने वाली थी। परिणाम स्वरूप पार्टी में अपनी पकड़ बनाने की चाहत और गुटबाजी के कारण पार्टी ढलान पर आती जा रही थी। अब ममता बनर्जी कांग्रेस के अंदर ही अपना एक अलग फैक्शन बना रही थी जिसे तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया जाता है। तृणमूल का मतलब होता है ग्रॉस रूट, यानी जमीनी स्तर। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर की लड़ाई के वक्त बार बार तृणमूल शब्द का उपयोग किया था, उस पर जोर दिया था। लेकिन 1997 में जब बंगाल कांग्रेस के पदाधिकारी चुने जाते हैं तो इसमें तृणमूल कांग्रेस कैंप के किसी भी व्यक्ति को जगह नहीं दी जाती। अब बगावत की राह यहीं से निकल आती है। 23 मार्च 1997 के दिन शहीद दिवस पर ममता बनर्जी कोलकाता में एक बड़ी रैली का ऐलान करती हैं जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। इस रैली में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 9 अगस्त 1997 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक और बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। ममता ने यह दिन बड़ा सोच समझ कर चुना था क्योंकि 8 से 10 अगस्त के बीच कोलकाता में कांग्रेस नेशनल लीडरशिप यानी कि AIC का सेशन होने वाला था जिसमें सोनिया गांधी को ऑफिशियली कांग्रेस ज्वाइन कराए जाने का प्लान था। कांग्रेस की तरफ से ममता से कहा जाता है कि अगर वह ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली करती हैं तो यह सोनिया गांधी जी का अपमान होगा, लेकिन ममता नहीं मानती। उल्टा सोनिया गांधी को भी अपने रैली में आने का न्योता दे देती हैं। फाइनली 9 अगस्त 1997 के दिन ममता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक रैली होती है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड लेफ्ट फ्रंट का गढ़ माना जाता है। यहाँ कोई और पार्टी इतनी भीड़ जुटा ही नहीं पाती थी उस समय जितना लेफ्ट पार्टी जुटाती थी, लेकिन ममता ने यहाँ पर
3 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा किए। इस रैली में ममता ने अपना खुद का पैरेलल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, जिसका नाम रखा उन्होंने तृणमूल कांग्रेस कमेटी। ममता ने कांग्रेस लीडरशिप पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा गांधी जी नहीं है, राजीव जी नहीं है, तो अब कांग्रेस में क्या ही है। ममता ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी से पार्टी की कैंपेन कमेटी अध्यक्ष बनाने की गुजारिश की, लेकिन केसरी नहीं माने। ममता ने ऐलान किया कि उनकी तृणमूल कांग्रेस कमेटी नवंबर में एक मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम लॉन्च करेगी, और यही होता है। इस वक्त अटकलें चल रही थी कि ममता अपनी खुद की पार्टी बनाने जा रही हैं, लेकिन 9 अगस्त की रैली में ममता ने इसका कोई संकेत ही नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे उदाहरण दिए। इससे यह संकेत मिला कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती और कांग्रेस के अंदर रहकर ही कांग्रेस में बदलाव करना चाहती। इस समय कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में भी कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को लेकर सवाल उठने लगे। कांग्रेस के भीतर बहुत से बड़े नेता सोनिया गांधी से पार्टी की कमान संभालने की अपील कर रहे थे। इन नेताओं में ममता बनर्जी भी शामिल थी, जिनके नारे थे केसरी भगाओ, कांग्रेस बचाओ और सोनिया लाओ, देश बचाओ। जब सीताराम केसरी ने ममता को अपनी बेटी बताकर उन्हें मनाने की कोशिश की, तो ममता ने कहा कि उनके पास पहले से ही एक पिता है और दूसरे पिता की कोई ज़रूरत नहीं। ममता बनर्जी कई बार सोनिया गांधी के घर भी गईं, उनसे कांग्रेस को बचाने के लिए पार्टी का अध्यक्ष बनने की मांग करती हैं। ममता ने सोनिया से कहा कि राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद पार्टी में एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया, जिसे कोई और नहीं भर सकता, लेकिन आप राजीव जी की पत्नी हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में आपके परिवार के प्रति प्यार और वफादारी है। इस पर सोनिया गांधी ने अपने विदेशी मूल होने का कारण देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष न बनने का कहा जाता है। सोनिया ने ममता से कहा कि मैं विदेशी हूं, सभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। सोनिया गांधी और ममता के संबंध अच्छे थे, इसलिए ममता ने बंगाल कांग्रेस के झगड़े को सुलझाने में भी सोनिया गांधी की मदद मांगी। सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि ममता कांग्रेस छोड़कर जाएं, इसलिए सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल के इंचार्ज ऑस्कर फर्नांडीज को आदेश दिया कि वो ममता की शिकायतों का समाधान करें और बंगाल कांग्रेस को एकीकृत करें। कांग्रेस के बंगाल इंचार्ज ऑस्कर फर्नांडीज एक ड्राफ्ट बनाते हैं, जिसमें ममता को बंगाल की इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव होता है और ममता को लोकसभा चुनाव में बंगाल कांग्रेस के 50% कैंडिडेट्स चुनने की आज़ादी दी जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी पर भी सोनिया गांधी का दबाव था कि ममता को कांग्रेस नहीं छोड़ने देना, जिसके कारण केसरी इस ड्राफ्ट को स्वीकार कर लेते हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि आखिरकार कांग्रेस और ममता के बीच सब ठीक हो जाएगा, ममता कांग्रेस नहीं छोड़ेंगी। ऑस्कर फर्नांडीज ने भी ममता को भरोसा दिया कि समझौते के ड्राफ्ट को जल्द ही पीटीआई पर जारी कर दिया जाएगा। 21 दिसंबर को सीताराम ने ऐलान किया कि ममता पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कैंपेन कमेटी की कन्वीनर होंगी, लेकिन सीताराम जी के ममता को 50% कैंडिडेट तय करने की बात जो की जा रही थी, उससे वो पलट जाते हैं कि ममता केवल चुनाव प्रभार संभालेंगी, चुनाव का प्रचार संभालेंगी, लेकिन कैंडिडेट्स के चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। जब ममता को ये पता चला तो वो नाराज़ हो जाती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं और ऐलान करती हैं कि आने वाला चुनाव तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी ही थी, तभी ममता को खबर मिलती है कि उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया। ममता बनर्जी ने उन्हें कांग्रेस से निकाले जाने के लिए सीताराम जी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उनके सहयोगी ने प्रणब मुखर्जी को असल जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हो जाती है और 1 जनवरी 1998 के दिन तृणमूल कांग्रेस नाम की एक अलग पार्टी बन जाती है और एक नया चुनाव चिन्ह मिल जाता है। अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नज़दीकियां बढ़ाने लग जाती हैं। उन्होंने सेव बंगाल फ्रंट बनाया और घोषणा की कि बीजेपी अछूत नहीं। इधर बीजेपी को भी ऐसे ही मौके का इंतजार था। 1998 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी और भाजपा दोनों ने गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन से दोनों पार्टियों को फायदा था। एक तरफ टीएमसी को एक राष्ट्र पार्टी का साथ मिल रहा था जो लोकसभा चुनाव के लिए इंपॉर्टेंट थी, वही गठबंधन में बीजेपी को भी बंगाल में घुसने का मौका दे दिया, जहां उसकी प्रेजेंस अभी तक ना के बराबर थी। इस चुनाव में टीएमसी 28 सीटों पर लड़ती है, जिसमें से 7 सीटों पर उसकी जीत दर्ज होती है। बीजेपी भी 1 सीट पर जीत जाती है। ममता सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। इस गठबंधन के कारण मुस्लिम वोटों के ममता से छिटकने का जोखिम था, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी बीजेपी सरकार को समर्थन करती रही। बीजेपी के साथ गठबंधन पर उस वक्त ममता का कहना था कि हर पार्टी की एक अपनी खुद की विचारधारा होती है, लेकिन वह सेक्युलरिज्म पर विश्वास करती और भरोसा करती। ममता ने कहा कि देश में कई पार्टियां सेक्युलरिज्म को केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करती हैं और वो ज़्यादा कम्युनल है। पहली सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बनती है, जो 13 महीने बाद ही हालांकि गिर जाती है, और 1999 में जब फिर से चुनाव होते हैं, इस चुनाव में टीएमसी की 8 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी ने खुद लगातार तीसरी बार साउथ कोलकाता सिटी से जीत दर्ज की और सीपीआईएम के शुभंकर चक्रवर्ती को करीब 2.5 लाख वोटों से हरा दिया। देश भर में बीजेपी के गठबंधन की एनडीए 270 सीटें लेकर आती है और बीजेपी
वाजपेयी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाती है। इस बार जीत के साथ ममता बनर्जी भारतीय इतिहास की पहली महिला रेल मंत्री बन जाती है। लेकिन मार्च 2001 में तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। उसके बाद टीएमसी ने एनडीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पर रक्षा सौदे में रिश्वत लेने का आरोप लगा। एनडीए से अलग होने के बाद ममता बनर्जी 2001 में पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर लेते, लेकिन 188 सीटों के साथ लेफ्ट फ्रंट ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीत लिया। वहीं टीएमसी कांग्रेस गठबंधन को केवल 86 सीटें मिलती। इस हार के लिए ममता बनर्जी ने चुनाव में धांधली, बीजेपी की बदले की राजनीति और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। हालांकि सितंबर 2003 में ममता ने एक बार फिर से यू टर्न लिया और एनडीए में वापस लौट आती हैं। यानी ममता बनर्जी एक बार फिर से वाजपेयी जी के खेमे में लौट आती हैं। पहले उन्हें बिना पोर्टफोलियो का मंत्री बनाया गया, फिर जनवरी 2004 में उन्हें कोयला मंत्री और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इस वक्त तक भाजपा पर गुजरात के 2002 के दंगे करवाने के आरोप लग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने 2004 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन इस चुनाव में टीएमसी की केवल एक सीट आती है और यह सीट भी खुद ममता बनर्जी की ही थी। ममता के बाकी सारी कैंडिडेट्स चुनाव हार जाते हैं। इस हार के बाद भी ममता बनर्जी ने 2006 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। इस चुनाव में भी टीएमसी की केवल 30 सीटें आती हैं, जो 2001 की 60 सीटों के मुकाबले आधी रह जाती है। यह ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक करियर के सबसे बुरे दौर में से एक था। एक तरफ वह संसद में अकेली थी, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की सीटें लगभग आधी रह जाती। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। 2006 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने 1 लाख रुपए की दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाने की घोषणा की और इसके लिए उन्होंने बंगाल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने टाटा कंपनी को 1000 एकड़ जमीन देने का वादा किया। इस प्रोजेक्ट के लिए सिंगूर नाम की जगह को चुना जाता है, लेकिन सब सरकार किसानों से जमीन लेना शुरू करती है तो हजारों किसान इसके विरोध में आ जाते हैं। जहां पर टाटा का अपना प्लांट लगना था, वहां के किसान विरोध में आ जाते हैं और उन किसानों का समर्थन करने के लिए आगे आती हैं ममता बनर्जी। ममता का यह आंदोलन पूरे बंगाल में आग की तरह तेजी से फैल जाता है। लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा का भी सहारा लिया। इसमें कई लोग मारे जाते हैं। 18 दिसंबर 2006 की सुबह 7:30 बजे ममता जब धरने पर बैठी थीं, तभी आंदोलन की 16 साल की एक कार्यकर्ता तापसी मलिक की हत्या की खबर मिलती है। ममता ने एक पत्र लिखते हुए कहा कि तापसी मलिक कल तक उनके साथ धरने पर बैठी थी, जिसकी आज सुबह 5 बजे रेप के बाद हत्या कर दी गई। ममता बनर्जी ने तापसी मलिक की हत्या की सीबीआई जाँच की मांग की और अंत में उनकी यह मांग मान ली जाती है। लेकिन दूसरी बार सत्ताधारी पार्टी सीपीआई-एम से दावा करती है कि तापसी के पिता ने ही तापसी का रेप किया। तापसी की हत्या के बाद इस मुद्दे पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार की इनसेंसिटिवनेस को पूरे पश्चिम बंगाल ने देखा। अब सिंगूर आंदोलन और तेज हो जाता है। इधर सिंगूर में ममता का आंदोलन चल ही रहा था। 14 मार्च 2007 के दिन बंगाल पुलिस ने नंदीग्राम में किसानों पर गोलियां चला दी। लेफ्ट फ्रंट की सरकार यहाँ खेती की जमीन पर एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाना चाहती थी, एक इन्वेस्टमेंट रीजन तैयार कर रही थी, जिसका लोकल किसान विरोध कर रहे थे। इस विरोध के बीच 14 मार्च के दिन सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के आदेश पर 2500 पुलिसकर्मी नंदीग्राम में घुसते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोलाबारी करते हैं। 14 लोगों की जान चली जाती है। ये ममता ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विरोध किया। यहाँ इंडस्ट्रीज़ बनाई जानी थी। इसे लेफ्ट फ्रंट के वहाँ के जो समर्थक थे ममता के साथ आ जाते हैं। लेफ्ट फ्रंट की सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो नज़दीकी बढ़ा रही थी वो जनता को पसंद नहीं आती। ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट के सारे मुद्दे उनसे छीन लिए। यानी गरीबी का जो मुद्दा था लेफ्ट के पास सबसे बड़ा, वो छीन लिया। किसानों, मजदूरों, गरीबियों का सपोर्ट मिलता लेफ्ट फ्रंट को, वो अब ममता के खेमे में जा चुका था। जून 2008 में पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और सिंगूर में हुए पंचायती चुनाव में टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत ने सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन को और रफ्तार दी। 2006 और 7 में सीपीआई-एम के कार्यकर्ता ने ममता की कार पर बम फेंके, गोलियां चलाई ताकि उन्हें नंदीग्राम में घुसने से रोका जा सके, लेकिन वे असफल रहे। इधर अक्टूबर 2008 में रतन टाटा ने सिंगूर से टाटा नैनो प्लांट हटाने का ऐलान कर दिया। इसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया। सिंगूर और नंदीग्राम के इस किसान मजदूर आंदोलन ने ममता का पॉलिटिकल कैरियर पूरी तरह से बदल दिया। जो ममता कुछ समय पहले तक संघर्ष कर रही थी, वह अचानक लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ने वाली सबसे बड़ी प्रतीक बन गई। सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन ने ममता और टीएमसी को एक नई इमेज दी, जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब बंगाल में ममता का कोई मुकाबला नहीं रह गया था। साल 2011 में जब बंगाल के अब चुनाव होते हैं, तब ममता बनर्जी ने लेफ्ट को, जो लेफ्ट का 34 साल पुराना गढ़ था, उसको बंगाल से ख़त्म कर दिया। ममता के गठबंधन ने बंगाल की 294 सीटों में से 227 सीटें जीती।
अकेले टीएमसी को 184 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस जो उनके साथ गठबंधन में थी उसको 42 सीटें मिलती हैं। यह कहानी थी ममता बनर्जी की, जो एक साधारण से परिवार से आकर बंगाल की लंबे समय से लगभग 15 साल से मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, क्या ममता बनर्जी अपना गढ़ बचा पाएंगी? क्या ममता बनर्जी को बंगाल एक बार फिर अपना आशीर्वाद देगा? ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, मैं था विशिष्ट मिश्रा और आप विशिष्ट मिश्रा चैनल से जुड़े हुए थे। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो आप तक समय से पहुंच सकें। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किसी अन्य दूसरे विषय पर अगर वीडियो चाहते हैं, जिससे हम अगले विषय का चुनाव आपके कमेंट के आधार पर कर सकें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।